नमस्कार साथियों। जनवरी 2025 में रीट की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, जैसा कि हम सबको इसकी जानकारी है। साथियों, इस रीट के पाठ्यक्रम को देखें तो L1 और L2 यानी कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए बनने वाले शिक्षक, इन दोनों ही शिक्षकों को एक विशेष विषय उस प्रश्न पत्र में चयनित करना होता है और उसका नाम है हिंदी भाषा। मेरे साथियों, दोस्तों, हिंदी भाषा का जो ये विषय है, जो कहना चाहिए कि लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के रूप में अगर हमें चयन करना है, और जब 30 अंकों का सवाल बनता है, 30 अंक और 30 प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं, तो हिंदी जैसे विषय के बारे में विद्यार्थी कई बार एक छोटी सी गलती कर लेता है। वह गलती क्या है, उसका सुधार कैसे कर सकते हैं और अधिकतम अंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, यदि हम ये बात करें कि हिंदी भाषा का जो ये बिंदु है L1 के विद्यार्थियों के लिए और L2 के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से पाठ्यक्रम हमारे सामने आता है, यानी कि 30 अंकों का जब ये पाठ्यक्रम हमारे सामने आता है, 30 प्रश्न आते हैं, तो हम कैसे इसकी रणनीति बनाएं, कैसे इस 30 अंकों को पूरे में से पूरे अंक लाने की कोशिश करें, जिससे हमारे उस 150 में से रीट के अंक अधिकतम हम प्राप्त कर सकें। हमारी ये रणनीति होनी चाहिए। साथ में ही उन शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं जो L2 के हैं, जो हिंदी भाषा की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी भाषा के शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए तो ये कहिए कि ये एक सेमीफाइनल के रूप में ही है। यदि वह विद्यार्थी यहां अधिक मेहनत करता है तो मेंस जब एग्जाम आएगा, शिक्षक बनने के लिए जो मुख्य परीक्षा आएगी रीट की, उसके लिए उसे अधिकतम लाभ यहां से मिल सकता है। तो साथियों, हम ऐसा क्या करें कि L1 के भाषा फर्स्ट के रूप में, यानी कि हमारी भाषा प्रथम के रूप में हिंदी का चयन होने के बाद, या फिर भाषा सेकंड के रूप में भी हमारे हिंदी का चयन होने के बाद, हम ऐसी कौन सी रणनीति बनाएं कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी 6 प्रकार के जो भाषा का पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है, उस पर मैंने अध्ययन किया है। तो एक बात मुझे सही तरीके से समझ में आई है कि जो 6 इकाइयाँ हैं, जिन 6 इकाइयों में से 5-5 प्रश्न हमको मिलने वाले हैं, उस पर एक बात कॉमन रूप से हमें देखने को मिलती है कि उनका पाठ्यक्रम एक रूप से कहें तो समान देखने को मिलता है। कुछ L1 और L2 के पाठ्यक्रम में देखा जाए तो एक आध बिंदु में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे 1 से 5 के विद्यार्थियों को समझने के लिए गद्यांश आधारित ध्वनि सौंदर्य, नाद सौंदर्य और इसके संबंध में जो है कुछ प्रश्न बनते हैं। अन्यथा अगर देखा जाए व्याकरणिक दृष्टि से और हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए, तो ये 6 इकाइयाँ इन भाषा L1 के लिए, L2 के लिए एक समान स्तर पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यदि हम इस बात को इस रूप से देखें कि हमारे पास में इकाइयाँ देखने को मिल रही है 6, और प्रत्येक इकाई में से 5 प्रश्न बनते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बनता है, तो इस हिसाब से यह 30 प्रश्न और 30 अंकों का बिंदु बनता है। साथियों, जब हम लोगों को ये रीट की परीक्षा पास करनी है, ये सर्टिफिकेट हमको चाहिए जो कि मुख्य परीक्षा के लिए हमारा एक आधार बनेगा, जो कि एक अनिवार्य योग्यता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि इस हिंदी भाषा पर ध्यान दिया जाए तो वह आधी कहना चाहिए लड़ाई यहीं पर जीत जाता है। उसे आधी सफलता एक हिंदी भाषा से भी मिल सकती है। दोस्तों, ये 6 इकाइयाँ जो है, प्रत्येक इकाई में से 5 प्रश्न बनते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक कहना चाहिए हिंदी भाषा और दूसरा कहना चाहिए हिंदी भाषा का शिक्षण। बड़ी गंभीरता से सुनेंगे इस बात को। जब हिंदी भाषा शब्द आता है तो कहना चाहिए उस भाषा का व्याकरण हमको पढ़ना है, और व्याकरण की शुरुआत जो होती है साथियों, वह 3 अंगों के रूप में होती है। आज एक नई चीज सीख लीजिएगा। व्याकरण, किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा की शब्दावली को, उस भाषा की ध्वनि को, उस भाषा की वाक्य संरचना को समझने का एक शास्त्र होता है। यानी कि किसी भाषा को समझने और समझाने की प्रक्रिया उसके व्याकरण का अंग बनती है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ भी विश्लेषण बनता है, और विश्लेषण में हम उस भाषा की ध्वनियों को, यानी उस भाषा के शब्दों को और उस भाषा के वाक्य का विश्लेषण करते हैं
और अगले को समझाते हैं, यही व्याकरण कहलाता है। दोस्तों, ये जो 3 भाग बनते हैं, जिसे हम पहले भाग को ध्वनि, शब्द और वाक्य की दृष्टि से बांट लेते हैं। और आपको जानकर इस बात की एक खुशी होनी चाहिए कि L1 और L2 के जो शिक्षक बनने वाले हैं, उन सभी शिक्षक साथियों के लिए ये जो भाषा आ रही है वो कक्षा 10 का जो व्याकरण भाग बनता है हिंदी का, वहीं तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इनका काठिन्य, कहना चाहिए इसका जो काठिन्य स्तर है, इसकी कठिनता का जो स्तर है, वो साथियों 10वीं कक्षा तक के हिंदी व्याकरण को लेना चाहिए। और वैसे कक्षा 10 तक, कक्षा 12 तक जो है अमूमन हिंदी स्पष्ट हो जाती है। इसके विषय में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो जारी पुस्तक होती है उस पर हमें ज़्यादा गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नवीन हिंदी व्याकरण के बारे में हमको सोचना चाहिए। इधर उधर की पुस्तकों की बजाय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी जो पुस्तक है उसे हमें आधार बनाना चाहिए। और यदि इसे देखें तो ध्वनि से मेरा मतलब है वर्ण और शब्द, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके जो विकार हैं यानी इनके जो रूपांतर हैं, लिंग, वचन और कारक है, यहां तक का बिंदु इसमें सम्मिलित होता है। तो कुल मिलाकर के पहला जो भाग है हिंदी भाषा, जिसका व्याकरण, यानी यहां से 15 प्रश्न हमको पूछे जाएंगे। अब एक बात स्पष्ट होती है, कई बार विद्यार्थी ऐसे कहता है कि हिंदी भाषा में कर लूंगा, हिंदी मेरे लिए बहुत सरल है, हिंदी मुझको बहुत अच्छी आती है और हिंदी के ये प्रश्न तो मेरे कहीं नहीं जाने वाला, ये 15 अंक तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। बस यही जो अहंकार होता है, ये जो झूठा घमंड होता है कि हमें किसी विषय की जानकारी न होने पर भी हम उस पर दम भरते हैं और इस वजह से हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यदि ये कहा जाए कि व्याकरण गणित की तरह काम करता है, विज्ञान की तरह काम करता है, तो अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। पिछले रिट की बात करते हैं तो अनेक विद्यार्थियों ने मैसेज किया और कहा, सर हिंदी में हमें सबसे अधिक अंक मिले हैं। और सबसे अधिक अंक कितने हो सकते हैं? 30 में से 29। कुछ बच्चों के 30 में से 30 अंक भी प्राप्त हुए हैं। यदि उस एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें जिस पर स्टार लगा है और वहां यदि कोई आंसर यदि चेंज किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो उसके अतिरिक्त देखा जाए तो 27, 28 और 29 अंक अधिकतम लोगों ने प्राप्त किए हैं। और जिनसे उनका रेशियो बढ़ जाता है, उनके अंकों की संख्या बढ़ जाती है और कहना चाहिए कि यह पात्रता परीक्षा उनके लिए आसान हो जाती है, एकमात्र हिंदी से। चूंकि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है और हमारी पढ़ाई का माध्यम भी है। तो कई बार माध्यम होने के कारण हम गलती कर जाते हैं, जबकि यहां लाभ अधिकतम हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के सामान्य स्तर के होते हैं, बेसिक स्तर के होते हैं, यानी कि 10th और 12th लेवल के व्याकरण के यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों स्तर को ध्यान में रख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक खास बात, गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि एक शब्द किसी गद्यांश में आ गया है तो उसी शब्द का पर्याय, उसका विलोम, उसमें संधि, उसमें समास, उसमें प्रत्यय, इस रूप से हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी सुविधा हम लोगों को हो जाती है। कुल मिलाकर के जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त जब किसी अध्याय में, किसी पैराग्राफ में, किसी अवतरण में कोई शब्द आ जाता है तो उसे हम विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे, यह समझ एक शिक्षक को होनी चाहिए। और यही समझ अगर हम डेवलप कर पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं, तो यहां अंक लाना आसान नहीं है साथियों। अंकों को बटोर सकते हैं, अंकों को इकट्ठा कर सकते हैं, समेट सकते हैं, यह स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति बनती है साथियों भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण में भी 3 इकाइयां, और तीनों इकाइयों में एक छोटा सा बिंदु देख लिया जाए ना, तो यह बिंदु बहुत आसान हो सकता है। वैसे यहां खूब सारे विषय है, कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ये कहते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां, मैं विधियां बहुत अच्छी पढ़ाता हूं, विधियों के प्रश्न आते हैं। अरे भैया, 15 अंक केवल विधि में से नहीं पूछे जा रहे। मेरी बात को गंभीरता से सुन लीजिएगा। ये जो 15 अंक का जो बिंदु है, ये जिसमें 3 इकाइयां हैं, वह न केवल हिंदी शिक्षण विधि है, उसे कहना चाहिए हिंदी शिक्षण। एक शिक्षक, हिंदी का शिक्षक, हिंदी को कैसे सीखेगा, समझेगा, तब कहीं जाकर के विद्यार्थियों की मानसिकता को समझ पाएगा और उसे हिंदी सिखाएगा। अब हिंदी सिखाने के लिए उसे कौन कौन से साधन चाहिए, कौन कौन सी तकनीक चाहिए, और यदि हिंदी सिखा ली है, अधिगम हो गया है, तो उसका मूल्यांकन कैसे करेगा, उसका उपचार कैसे करेगा, और यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका निदान कैसे करेगा। कुल मिलाकर के यहाँ 3 बिंदु है। कौन कौन से 3 बिंदु है? नंबर 1, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि। हिंदी भाषा शिक्षण विधि या विधियां,
यहां पर पूछी जाएगी। बड़े स्तर पर देखा जाए तो यह प्रश्न हमारे सामने बनता है। ये एक इकाई, मैं वैसे इसका एक ही बिंदु लिख रहा हूं, इसके आनुषंगिक बिंदु भी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी भाषा शिक्षण के संबंध में दूसरी इकाई की बात करें तो यहां साथियों इस इकाई में हमारी पाठ्य सामग्री जो है उसे हमें बड़े स्तर पर देखना चाहिए। और साथियों अंतिम यदि 6 नंबर की इकाई जो भाषा शिक्षण की तीसरी इकाई है, यदि यहां हम बात करें तो यहां आएगा हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन अपने आप में एक बड़ा पाठ है। मूल्यांकन कब लिया जाए, किसका लिया जाए, सतत कौन सा है और समग्र मूल्यांकन कौन सा है। इस मूल्यांकन के माध्यम से जब पता चलता है कि यहां कोई कमी है या उस कमी को पता लगाना है तो हम किस प्रकार से निदानात्मक परीक्षण लेते हैं और उस परीक्षण के पश्चात हम किस प्रकार से उपचार करके विद्यार्थी की उस कमजोरी को दूर करते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो L1 और L2 दोनों में ही जो ये 30 अंक हमारे सामने आते हैं, 30 अंकों के जो प्रश्न आते हैं वे 15-15 प्रश्न यानी 15-15 अंकों में दो भागों में बटे हुए होते हैं। 15 अंक व्याकरण के हैं और 15 अंक भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के हैं, जिसमें शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण के उपागम हैं, शिक्षण की पाठ्य सामग्री है, सहायक सामग्री है और साथियों इसके साथ साथ ही यह कहना चाहिए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रश्न भी हमको पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों यदि यह बात की जाए कि यह जो रीट हमारे सामने जो आ रही है, जो कि जनवरी 2025 में होने वाली ऐसी एक संभावित घोषणा हमारे सामने आई है, इसमें L1 का शिक्षक जो कि कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक है और L2 का शिक्षक जो कि कक्षा 6 से 8 का शिक्षक है, इसे समान रूप से जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान में यदि हम कहा जाए तो हम फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हमारी प्रथम भाषा के रूप में हम हिंदी का चयन करते हैं। और हिंदी का चयन जब हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में करते हैं साथियों तो इस 30 में से 30 अंक 100 में से 100 अंक लाने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक खास बात और साथियों, क्योंकि जो 15 अंक वाला बिंदु बनता है ये 15 अंक वाला बिंदु व्याकरण का है और व्याकरण इसी तरीके से है जैसे कि गणित और विज्ञान का विषय बनता है। यहां अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे ही व्याकरण में भी पूरे में से पूरे अंक लाए जा सकते हैं यदि उस प्रक्रिया को, उस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा ठीक से गंभीरता से देखते हैं। अब यदि प्रश्न यह बनता है कि गुरु क्या ये व्याकरण का जो फर्स्ट लैंग्वेज वाला भाग है क्या हमारे सेकंड लैंग्वेज में काम आ सकता है? बिल्कुल सही बात है। इस विषय पर एक अतिरिक्त जानकारी, एक अतिरिक्त वीडियो के रूप में आपके सामने आऊंगा और हम बात करेंगे कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का चयन कैसे करें। एक जानकारी तो यह बनती है। दूसरी साथियों, मेरे शिक्षक साथियों, आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर नियमित रूप से आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से टॉपिक वाइज यानी बिंदु वाइज आप लोगों को पढ़ने और पढ़ाने की सामग्री वहां पर मिलेगी, जिससे आपकी स्तरीय तैयारी होगी और यह हिंदी न केवल इस रीट में काम आएगी, आपके व्यक्तित्व का निखार करेगी, आपकी भाषा का कहना चाहिए परिष्कार करेगी, उसमें संस्कार करेगी और आगे आने वाले समय में जहां जहां भी आप हिंदी व्याकरण की बात करेंगे आप लोगों को अधिकतम अंक मिलेंगे। दूसरी बात, अब यदि हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, भाषा द्वितीय की बात करते हैं साथियों, तो भाषा द्वितीय में संस्कृत लेने वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ मिलता है हिंदी से। समझिएगा, हिंदी और संस्कृत का मैं शिक्षक रहा हूं और दोनों विषयों को मैंने कहना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन MA तक पढ़ा और पढ़ाने की प्रक्रिया में सम्मिलित हूं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें दोनों भाषाओं में समान रूप से मिलती है, क्योंकि संस्कृत हिंदी की जननी है। इस आधार पर पूरी प्रक्रिया समान देखने को मिल सकती है। क्या क्या मिल सकती है? संधि, समास, उपसर्ग, कुछ भाग प्रत्यय का, इसके साथ साथ में शब्द शुद्धि और वर्णमाला, कहना चाहिए ये भाग मैक्सिमम रूप से, अधिकतम रूप से दोनों भाषाओं में समान मिलता है। तो हिंदी फर्स्ट के रूप में जब कोई व्यक्ति फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में तैयारी करता है इस 30 अंकों की, तो उसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत में भी लाभ मिलता है। कहां मिलता है? व्याकरण में। दूसरी चीज, दोनों भाषाएं एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। एक सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज दोनों में पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया सेम है। जहां अंग्रेजी की बात करेंगे तो साथियों वहां पर शिक्षण विधि अप्रोचेस चेंज हो जाती है, उसका व्याकरण बदल जाता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत का नहीं बदलता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हिंदी और संस्कृत में जिन साथियों के लैंग्वेज रहेंगे उनको कुल मिलाकर लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? टीचिंग मेथड लगभग एक मिलेंगे,
पाठ्य सामग्री में काफ़ी कुछ समानता मिलेगी, शिक्षण सामग्री में सहायता मिलेगी, साथियों मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझने में भी सहायता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यदि कोई साथी यह सोचता है कि सर मैं इस रेट की जो तैयारी करूंगा, इस तैयारी में जो 150 अंक होंगे और मान लीजिए कि उसमें मुझे जो है कहना चाहिए पास अंक लाने हैं, या मैं ये सोच के चलता हूं कि सर मैं उसमें बहुत अच्छे अंक लाना चाहता हूं, जितने अच्छे अंक होंगे उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ने से मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाऊंगा। तो मैंने एक आंकड़ा यहां पर निकाला है कि यदि कोई साथी 60 प्लस लाना चाहता है, यानी कि उसे 90 अंक लाने हैं, तो 90 अंकों में से 30 अंक हिंदी के हेल्प कर सकते हैं। और हिंदी के साथ साथ यदि सेकंड लैंग्वेज कोई साथी संस्कृत के रूप में लेता है, तो मैं ये मानता हूं कि 25 से 30 के आंकड़े को जानने में सहायक कौन होगा, उसकी फर्स्ट भाषा, प्रथम भाषा हिंदी सहायक बनेगी। और इस आधार पर अगर आप देखें तो साथियों 30 और 30 अंक मिला दिए जाए तो 60 अंक का मैटर आपके इस 90 और 100 के पास में जाने के या इससे आगे जाने के लिए कौन हेल्प करता है? मुख्य रूप से हिंदी हेल्प करती है। तो कुल मिलाकर के अपने मुख्य विषय को पढ़ें, शिक्षा के बाल मनोविज्ञान पैडागॉजी को पढ़ें, उसके साथ साथ में भाषाओं को अच्छा कर लीजिए। जितनी अच्छी भाषा होगी उतनी ही आप बाल मनोविज्ञान की उस शब्दावली को भी अच्छे से सीख पाएंगे, यानी कि ये विषय एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित है, सह संबंधित है और इसका लाभ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के अधिकतम अंक प्राप्त करने की इस रणनीति को आप अगर फॉलो करेंगे, इसके विषय में चिंतन करेंगे, तो साथियों आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं आपके साथ में ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सदैव जुड़ा रहूंगा और आपकी इस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन के रहूंगा। साथियों आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।